हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज बीआरएफ का कुछ क्वेश्चन है, अर्थात बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अर्थात व्यवसायिक नियमन व्यवस्था का एमसीक्यू क्वेश्चन, अर्थात तीसरा लेक्चर आज जा रहा। वैसे तबीयत तो खराब है, लेकिन आप लोगों को एग्जाम को देखते हुए वीडियो बना दे रहे हैं। अच्छा लगे तो सिर्फ अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि किताब कापी कलम निकालिए अपना और लिखना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ये छोटे छोटे एमसीक्यू हैं, समझिए कि 5-6 लेक्चर में जाएगा हर एक पेपर का। काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो आइए जानते हैं। तीसरा लेक्चर 51 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है कि वह व्यक्ति जो दूसरे की ओर से कार्य करने का प्रतिनिधित्व करता है उसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। वह व्यक्ति, मान लीजिए आप ही हैं, जो दूसरे की ओर से, किसी सेकंड पार्टी की ओर से कार्य करने का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब दूसरे का काम करने का दायित्व लेते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ही एजेंट या अभिकर्ता कहा जाता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति दूसरा का कार्य करता है, उसकी ओर से कार्य करता है, तो उसका एजेंट होता है, उसके लिए कार्य कर रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन। एक एजेंट व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। एक एजेंट व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है किस कार्य के लिए, किसके लिए? जब वह विद्यमान नियोक्ता के लिए कार्य करता है। मतलब जब वह किसी नियोक्ता के लिए एजेंट कार्य करता है तो वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, क्योंकि उसका हिसाब किताब नियोक्ता सीधे लेगा। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक एजेंट यदि एजेंसी व्यवसाय में गुप्त लाभ अर्जित करता है। मान लीजिए कोई एजेंट है और किसी एजेंसी व्यवसाय में वो कार्य करता है, एजेंट का काम करता है, और वह गुप्त लाभ लेता है, माने ऐसा लाभ लेता है मालिक को पता ना हो सकता है कि माल का इतने में बेचने के वो अधिक दाम में बेच दे रहा हो सकता है कुछ कमीशन खा रहा हो, दलाली खा रहा हो, कुछ भी कर सकता है, माने कुछ गुप्त लाभ अर्जित करता है। तो वह क्या होगा? वह लाभ के साथ साथ पारिश्रमिक भी खो देगा। जब मालिक को पता चलेगा तो क्या करेगा? उसको निकाल देगा, पारिश्रमिक भी नहीं देगा, प्रॉफिट भी गंवा देगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 54 नंबर। कमीशन या पारिश्रमिक के लिए एजेंट को, कमीशन या पारिश्रमिक के लिए एजेंट को कौन सा अधिकार प्राप्त है? विशिष्ट ग्रहणाधिकार प्राप्त है। मतलब जब किसी व्यक्ति की ओर से एजेंट का कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति कार्य करता है, या एजेंसी की ओर से कोई दूसरा व्यक्ति कार्य करता है, तो एजेंट को पारिश्रमिक पाने का पूरा अधिकार है। और वो किस तरीके का अधिकार है? विशिष्ट ग्रहणाधिकार प्राप्त है, स्पेशल पावर है। 55 नंबर है, एजेंसी की परिभाषा दी गई है। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी बीच में आ जाएंगे आपको, कि एजेंसी की परिभाषा दी गई है या इसका उल्लेख किस धारा में अंतर्गत की गई है। तो एजेंसी की परिभाषा दी गई है धारा 182 में। ऐसे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं भी याद कर लीजिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निःशुल्क निक्षेप उसे कहते हैं। निःशुल्क निक्षेप किसे कहा जाता है? जिसमें प्रतिफल न हो। नाम ही है इसका, निःशुल्क निक्षेप, फ्री में डिपॉजिट। किसे कहा जाता है? जिसमें कोई प्रतिफल न हो, जिसमें कोई फल न हो, प्रतिफल न हो, जिसका कोई पारितोषिक न हो, उसे निःशुल्क निक्षेप कहा जाता है। 57 नंबर। साधारण ग्रहणाधिकार मिलता है। साधारण ग्रहणाधिकार मिलता है किसको मिलता है? केवल बैंकरों को मिलता है, बैंकिंग संस्थाओं में मिलता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, याद एकदम मुजीबानी हो जाना चाहिए, तभी आप समझिए कि सफल है। ठीक है। चूंकि उतना आपके पास समय नहीं है कि पूरा डिटेल से समझें। पूरा डिटेल से समझने के लिए पूरे बुक के एनालिसिस करना पड़ेगा, पूरा बुक आपको समझाना पड़ेगा एक के बाई स्टेप। इसलिए टाइम कम के अभाव में छोटे छोटे एक एक लाइन वाले एमसीक्यू क्वेश्चन एकदम रट्टा मारिए, याद करिए और जाकर एग्जाम में लिख दीजिए। समय रहता है तो एक एक के बारे में बताया जाता है। व्यक्ति का एजेंट क्या है, ग्रहणाधिकार क्या है, वचनदाता कौन सा है, ये सब तमाम चीज़ें बताई जाती है। आगे बढ़िए। निक्षेप की परिभाषा दी गई है। ये भी देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, ये धारा 148, चूंकि 2 धाराओं के बारे में बताया। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हानि रक्षा का अनुबंध है। हानि रक्षा का अनुबंध है, किस तरह का अनुबंध है? यह संयोगिक अनुबंध होता है। ठीक ना। 60 नंबर क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति का वचन देता है, वह व्यक्ति जो किसी प्रत्याभूति अर्थात सिक्योरिटी का वचन देता है, उसे क्या कहा जाता है? वो प्रतिभू कहा जाता है। ठीक। जो व्यक्ति हानि से बचाने का वचन देता है, जो व्यक्ति
हानि को बचाने हानि को हानि से बचाने का वचन देता, उसे क्या कहा जाता? हानि रक्षक कहा जाता। और जिस व्यक्ति को वचन दिया जाता है कि जिसकी हानि होती है, उसे क्या कहा जाता है? हानि रक्षाधारी कहा जाता है। मतलब जिस पार्टी को वचन दिया जाता है उसे हानि रक्षाधारी कहा जाता है। आगे कह रहा है 63 नंबर कि एक अर्ध अनुबंध है। एक किस तरह का अनुबंध है? केवल एक वैधानिक दायित्व। अर्ध अनुबंध एक लीगल लायबिलिटीज है। 64 नंबर असंभव कार्य को करने वाला ठहरा। ऐसा कार्य जो असंभव है, जादू दिखाना असंभव कार्य है, ठीक ना। अब मैं कहा कि ये पेन है, गायब कर देंगे, ऐसे ही खड़े खड़े गायब कर देंगे, तो खड़े खड़े कहाँ गायब होगा? जादू मैंने कला का मतलब है कि ऐसे 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 घुमाया, आपका नज़र विचलित हुआ, मैंने इधर दबा लिया, तो ये क्या है? कला है। लेकिन मैंने कहा कि ना ऐसे ही रखना है और ऐसे ही गायब कर देना, तो गायब होगा नहीं होगा। तो असंभव कार्य को करने वाला ठहराव, ये क्या है? व्यर्थ ठहराव होता है। जिसको संभव नहीं है वो व्यर्थ ठहराव कहलाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है किस दशा में प्रत्येक पक्षकार वचनदाता तथा वचन ग्रहीता होता है? तो किस दशा में? पारस्परिक वचन। पारस्परिक वचन मतलब होता है एक पक्ष दूसरे पक्ष को वचन देता है और दूसरा पक्ष पहले वाले पक्ष को वचन देता है, माने दोनों एक दूसरे को वचन देते हैं, तो इसी को पारस्परिक वचन कहा जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वस्तु का नगद विक्रय उदाहरण है। किसी वस्तु का नगद बेच रहे हो, किस तरह का उदाहरण है? आपसी या सतत वचन इसे कहा जाता है। अनुबंध के पक्षकार होते हैं। कितने पक्षकार होते हैं? केवल 2। कौन कौन? वचनदाता और वचन ग्रहीता। संयोगिक अनुबंध होता है। क्या होता है? वैध होता है, ठीक है। बीमा का अनुबंध है। बीमा का अनुबंध प्रत्याभूति का अनुबंध होता है, ठीक ना। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिना पूरा करने के उद्देश्य से दिया गया वचन क्या कहलाता है? कपट। मतलब कि ऐसा कार्य जो झूठा आश्वासन दिया जाए, अरे हम तो काम कर देंगे, हम पूरा कर देंगे, तो एक झटके का कमाल है, मेरे ये है वो है, लोग नहीं कहते हैं। तो बिना पूरा करने के उद्देश्य से दिया गया, इस तरह से यदि आपको सत्तावना दिया जा रहा है तो क्या कहलाता है? यह कपट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 का रहा है मिथ्या कथन उस दशा में कपट कहलाता है। मिथ्या कथन माने गलत कथन उस दशा में कपट कहलाता है जब, कब कहलाता है? जानबूझकर किया गया हो। कुछ झूठ ऐसी भी होती है अनजाने में हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है कि जानबूझकर की जाती है। जानबूझकर की जाती है तो पूर्णतः कपट, ठीक ना। लेकिन कुछ अनजाने में हो जाती है, उसको मिथ्या कथन कहा जाता है। भाई मैंने कोई कार्य कहा कि हाँ ये ऐसे होता है, ठीक है, वैसे तो कंटिन्यू आप भी देख रहे हैं हो रहा है, लेकिन कभी ऐसे भी सिचुएशन आ सकती है कि नहीं भी होता। कोई जानता था कि सभी लोग प्रमोट हो जाएंगे, हाई स्कूल इंटर में पास हो जाएंगे, बीकॉम फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिए जाएंगे, सेकंड ईयर में MCQ क्वेश्चन आएगा? कोई जानता था? नहीं जानता था। सब कोई जानते थे ये पैटर्न ऐसे ही एग्जाम होगा। तो क्या है? उस दशा में कपट कहलाता है। किस दशा में? जब जानबूझकर किया गया। तो जानबूझकर तो किया नहीं गया। एक पक्षकार द्वारा धोखा देने का प्रयास करना, एक पक्षकार द्वारा धोखा देने का प्रयास करना क्या कहलाता है? कपट नहीं है, जब तक कि दूसरा पक्षकार वास्तव में धोखा से प्रभावित नहीं है। मतलब एक पक्षकार द्वारा धोखा देने का यदि प्रयास करा, कोई एक पार्टी है दूसरे को धोखा दे रहा है, लेकिन संयोग से धोखा नहीं हुआ, तो उसे धोखा या फ्रॉड नहीं कहा जाएगा, या कपट नहीं कहा जाएगा। कपट तब होगा जो वास्तव में वो धोखा खाए। नहीं देखते हैं दूसरे के लिए अहित करना चाहते हैं, लेकिन संयोग से हित हो जाता है, तो क्या कहलाएगा? जब पकड़ा नहीं जाएगा तो कपट नहीं कहलाएगा। लेकिन यदि वो पकड़ा गया, उसको पकड़ा कैसे जाएगा? नुकसान होगा तब, तो वो कपट कहलाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन का रहा है लॉटरी के टिकट खरीदने का ठहराव। लॉटरी का टिकट हमने खरीदा करोड़पति बनने के लिए, एक किस तरह का ठहराव कहलाएगा? एक बाजी का ठहराव कहलाएगा। बाजी का मतलब दांव पर लगाना। 74 है विशिष्ट प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। विशिष्ट प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है किसके द्वारा? उस व्यक्ति के द्वारा जिसने प्रस्ताव किया, उस व्यक्ति के द्वारा जिसने प्रस्ताव किया। और 75 क्वेश्चन का रहा है गलती या त्रुटि का उल्लेख है 21 धारा के अंतर्गत है, 20 से 22 के अंतर्गत है। फिलहाल ये वीडियो कैसा आपको लगा? लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।
और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा फीवर था 2 दिन से, फिर भी मैंने सोचा आपका एग्ज़ाम है वीडियो बना दिया जाए, ताकि बहुत सारा कमेंट आ रहा था। तो ठीक है, और एक चीज़ और कहेंगे, जो चैनल पर नया है तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन बना है उसको ऑल पर सेट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए